आइए दोस्तों शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी थ्रू एमसीक्यू सीरीज का नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम न्यायपालिका से संबंधित इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या कितनी है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हों। तो वर्तमान में जो स्वीकृत मुख्य न्यायाधीश सहित संख्या टोटल है 34 है, लेकिन वर्तमान में जो कार्यरत न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में वो 33 ही हैं। तो इसको ध्यान में रखेंगे। कुल स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या 34 है, लेकिन कार्यरत न्यायाधीश अभी 33 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है। तो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन कर सकता है। तो ये हमारा संसद कर सकता है, कानून बनाकर उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र देता है। तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण कौन करता है। तो ये संसद करती है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। तो सेवानिवृत्त होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कहाँ वकालत कर सकते हैं। तो केवल सर्वोच्च न्यायालय में बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, केवल उच्च न्यायालय में नहीं कर सकते हैं, केवल अधीनस्थ न्यायालय में नहीं कर सकते हैं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कहीं पर भी वकालत नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं। तो ये राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो राष्ट्रपति तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, लेकिन वो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनकी सलाह, उनकी परामर्श पर न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ एड हॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। तो एड हॉक न्यायाधीश जो होते हैं उनकी नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय में कब होती है। तो ये होती है, डी नंबर हमारा चॉइस सही हो जाएगा, न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम जब पूरा नहीं होता है, तो वैसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक यानी तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। तो भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ पर है। तो केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है। कि केंद्र और राज्यों के बीच जो विवाद होता है वो उसको निर्णय करने की शक्ति जो सुप्रीम कोर्ट की होती है वो किसके अंतर्गत आती है। तो वो आती है मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता में आते हैं। तो उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता में कौन आता है। भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद ये आता है। संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद, तो ये नहीं आता है। भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच विवाद, ये भी नहीं आता है। दो या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, तो ये आता है। तो आरंभिक क्षेत्राधिकार में ये दोनों आते हैं, भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, और दो या अधिक राज्यों के बीच का जो विवाद होता है ये सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। 1 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के निर्वचन
के बारे में विधि के सारवन प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो कम से कम 5 संख्या होनी चाहिए संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के सारवन प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है 134 ए को मिलाकर 132 को पढ़ना, तो ये आपको अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं, तो ये किसके अंतर्गत लाए जा सकते हैं? तो ये अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाए जा सकते हैं। जो भी संविधान की व्याख्या से संबंधित विवाद है तो सर्वोच्च न्यायालय में लाए जाते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो इसमें से सही कथन हमें चुनना है। तो सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल क्षेत्राधिकार रखता है, तो ये गलत है। यह केवल मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, ये भी गलत है। यह केवल परामर्श संबंधी तथा अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, ये गलत है। यह मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है, तो ये तीनों रखता है। ये मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार भी रखता है, तो डी हमारा उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्वलोकन हेतु अधिकृत करता है? तो उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय के पुनर्वलोकन का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये अनुच्छेद 137 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। कब घोषित किया जा सकता है संविधान संशोधन को असंवैधानिक? तो ये तब किया जा सकता है, बी नंबर हमारा सही होगा, विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है, तो वैसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस तरह के कानून संशोधन को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन का आधार है, तो न्यायिक पुनर्वलोकन का आधार क्या है? तो ये है विधि का शासन। तो भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन का आधार है विधि का शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक होता है सुप्रीम कोर्ट, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो भारतीय संविधान का संरक्षक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक कस्टडियन होता है? तो भारत के संविधान का कस्टडियन कौन होगा? तो भारत का उच्चतम न्यायालय जो होता है वो अभिरक्षक भी होता है और कस्टडियन होता है भारतीय संविधान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसे है? तो ये अधिकार है संसद को उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है, तो ये बी हो जाएगा। तभी जब वो ऐसी परामर्श के लिए कहता है, तो राष्ट्रपति जब परामर्श के लिए कहते हैं तो वैसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय जो है कानून तथा तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत संसद विधि द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए वेतन, भत्ते, पेंशन संबंधी नियम निर्धारित करती है? तो ये करती है अनुच्छेद 221 के तहत संसद विधि द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए वेतन, भत्ते और पेंशन संबंधी नियम निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र क्षेत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? तो किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र क्षेत्र में भेजने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संसद भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती है क्योंकि उसकी अधिकारिता वही है जो संविधान ने प्रदत्त की है। तो ये हमारा स्टेटमेंट 25 का पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्राप्त है, तो ये भी हमारा सवाल गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार केवल न तो एक है और न ही दो सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है? गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है। तो मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत क्या है? तो ये है न्यायिक व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, PIL है, तो PIL का पूरा नाम क्या होता है? तो PIL का पूरा नाम होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो PIL का पूरा नाम होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकहितवाद मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश है। तो लोकहितवाद मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश कौन सा है? तो ये है US यानी कि अमेरिका, USA है लोकहितवाद मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय इसका आशय है। तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है एक अभिलेख न्यायालय, इसका क्या आशय है? तो इसका आशय हमारा B नंबर सही हो जाएगा। इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इन पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाता है, इसी का मतलब होता है अभिलेख न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो अभिलेख न्यायालय किसे माना जाता है? तो उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय माना जाता है। तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को अभिलेख न्यायालय माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। तो न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है? तो ये है जनहित याचिका से संबंधित है न्यायिक सक्रियता। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। तो जनरली नई दिल्ली में सुनवाई करता है लेकिन कहीं और भी कर सकता है। तो किसके अनुमोदन पे कर सकता है? तो ये राष्ट्रपति के अनुमोदन से ये कहीं पर भी सुनवाई कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनहित याचिका PIL कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है? तो PIL उच्च एवं उच्चतम न्यायालय दोनों जगह प्रस्तुत किया जा सकता है। PIL दायर किया जा सकता है उच्च न्यायालय में भी और सर्वोच्च न्यायालय में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में कौन आते हैं? तो दोनों आते हैं। मूल अधिकारों का परिवर्तन जो होता है ये उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो हम जानते हैं अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और इसी के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय जो है भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार की सुरक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से हमें सत्य कथन छांटना है। तो ये उच्च न्यायालय न्यायिक दृष्टि से सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होते हैं किंतु प्रशासनिक दृष्टि से वे स्वतंत्र होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि उच्च न्यायालय न्यायिक दृष्टि से सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होते हैं
किंतु प्रशासनिक दृष्टि से वे स्वतंत्र होते हैं। सत्र न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय को सम्मानित रूप से उच्चतर न्यायपालिका कहा जाता है, ये गलत है। सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र राज्य विवादों या विभिन्न राज्यों में आपसी संबंध विवाद का अधिकारिता प्राप्त नहीं है, तो ये भी गलत है। सिविल न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय की सलाह पर प्रधानमंत्री करता है, बिल्कुल ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट गलत हैं, लेकिन ए नंबर जो हमारा स्टेटमेंट है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो कार्य है उसमें से असत्य कथन को हमें छांटना है। तो सिविल व आपराधिक मामलों में अपील की अंतिम सुनवाई करना, तो ये बिल्कुल सही है। संविधान की अंतिम व्याख्या भी करता है सर्वोच्च न्यायालय, नागरिकों के मूल अधिकार की रक्षा गारंटी भी देता है। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएंगे, असत्य कथन इसमें कोई भी नहीं है, तो ये मेरा चॉइस डी जो हो जाएगा वो हो जाएगा, इसमें कोई भी असत्य कथन नहीं है। तीनों के तीनों जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारिता क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मिलान करना है। तो ए का जो समनीय अपराध है इसमें जो होता है ए का 3 हो जाएगा। मामलों को आपसी समझौते से निपटाने की छूट होती है समनीय अपराध में। असमनीय जो अपराध होता है इसमें दोनों पक्षों को समझौता नहीं कर सकते हैं और न ही इसमें अभियुक्त को शिकायत वापस लेने का अधिकार है। तो इसमें समनीय में जो है मामले को आपसी समझौते से निपटाया जा सकता है, असमनीय में मामले को आपसी समझौते से निपटाया नहीं जा सकता है। असंज्ञेय जो अपराध होते हैं बिना वारंट के अभियुक्त की गिरफ्तारी इसमें नहीं हो सकती है, और संज्ञेय अपराध जो होता है वो कार्रवाई के लिए पुलिस को न्यायाधीश की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार हमारा जो ए नंबर जो होता है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो सर्वोच्च न्यायालय की सारी कार्रवाइयां तथा निर्णय आदेश निर्देश आदि अंग्रेजी भाषा में होने का प्रावधान है। वर्तमान में 8 राज्यों के उच्च न्यायालय को अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य भाषा में काम करने की अनुमति दी गई है। तो 2 स्टेटमेंट किया है, तो इसमें हमें सही स्टेटमेंट छांटना है। तो ये हमारा बी हो जाएगा इसका उत्तर, केवल 2 इसमें सत्य नहीं है। तो 1 नंबर जो स्टेटमेंट है वो सही है, ये वाला हमारा स्टेटमेंट सही है कि सर्वोच्च न्यायालय की सारी कार्रवाई तथा निर्णय आदेश निर्देश आदि अंग्रेजी भाषा में होने का प्रावधान है, लेकिन ये 2 नंबर हमारा स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यदि किसी उच्च न्यायालय या अधिकरण की एक से अधिक स्थायी पीछें होती हैं तो उसकी प्रमुख पीठ को प्रधान पीठ जबकि शेष पीठ को अन्य पीठ कहा जाता है। इलाहाबाद पीठ उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ है, जबकि लखनऊ पीठ अन्य पीठ के समान है। तो इसमें कथन सत्य नहीं है, गलत स्टेटमेंट इसमें छांटना है। तो इसमें दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं, तो ये इसमें गलत स्टेटमेंट कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है। तो न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ क्या है? विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार। तो न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ यही होता है कि विधियों और कार्यपालिक आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन है, अभिकथन है और कारण है। तो भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है और भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ये बी स्टेटमेंट सही है। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो ए भी कथन सत्य है और आर भी सही है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है और भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं, लेकिन जो आर है वो ए का एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। तो दोनों कथन स्वतंत्र रूप से सही हैं। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो न्यायपालिका से संबंधित थे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।